स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, आरपीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वो समाहित किया है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि यह देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको पहले सवाल का उत्तर देना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है ये आपका नामवर सिंह का है। तो विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहे कि यह मालूम नहीं पड़ता कि यह हिंदी ठीक ठीक कौन सी बोली थी, परंतु संभव है कि यह ब्रज भाषा का पाश्चात्यकालीन हिंदुस्तानी के सदृश न होकर 13वीं शती में प्रचलित सर्वसाधारण की साहित्यिक अपभ्रंश ही रही हो, क्योंकि 13वीं शती या 14वीं शती ईस्वी तक हमें हिंदी या हिंदुस्तानी का दर्शन नहीं होता। यह कथन किसका है? तो दूसरे में आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है सुनीति कुमार चटर्जी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी डॉक्टर ग्रेशन। तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन सुनीति कुमार चटर्जी का है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। तीसरे सवाल में देखते हैं, कह रहे आचार्य हेमचंद के पश्चात 13वीं शती के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शती से पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थीं। यह कथन किसका है? तो तीसरे में आपको बताना है कि कथन किसका है। ए नौमर सिंह, बी उदय नारायण तिवारी, सी डॉक्टर हृदय बारी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो तीसरे का उत्तर बताना है क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, उदय नारायण तिवारी का कथन है। सवाल चौथा। चौथा सवाल कह रहे कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए नामवर सिंह, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी बजरत्न दास। तो आपको बताना है कि ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक ब्रजरत्न दास हैं। विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा। पांचवा सवाल कह रहा है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। लुइपा के संबंध में यह कथन किसका है? आपको बताना है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। लुइपा के संबंध में यह कथन किसका है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो पांचवें का उत्तर आपको ये बताना है कि ये जो है लुइपा के संबंध में किसने कहा है। तो ये लुइपा के संबंध में राम कुमार वर्मा ने कहा है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प ये प्रमुख ग्रंथ कहाँ लिखे गए? तो आपको ये बताना है कि साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प ये ग्रंथ कहाँ लिखे गए? ए श्री पहाड़ पर, बी श्री पर्वत पर, सी विंध्य पर्वत पर और डी अरावली पर्वत पर। तो आपको ये बताना है कि सिद्धों के साधना से संबंधित ये जो ग्रंथ हैं ये कहाँ लिखे गए? श्री पहाड़ पर लिखे गए, श्री पर्वत पर लिखे गए, विंध्य पर्वत पर लिखे गए या अरावली पर्वत पर लिखे गए। तो ये सभी के सभी श्री पर्वत पर लिखे गए। विकल्प बी जो है उत्तर इसका छठवीं का सही हो जाएगा। सातवें सवाल में कह रहे कि किसने कहा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है? आपको ये बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। ए राहुल सांकृत्यायन, बी बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल
8वां कह रहा है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? ए चिंता, बी इड़ा, सी श्रद्धा और डी लज्जा। तो 8वें सवाल में आपको बताना है कि यह जो है संवाद किसका है? चिंता का, इड़ा का, श्रद्धा का या लज्जा का? तो 8वें में विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, यह लज्जा का संवाद है। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? आपको बताना है कि मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए तुलसी, बी गंगाराम, सी नरहरिदास और डी मोहिनी। तो 9वें सवाल में आपको ये बताना है कि ये कथन जो है या इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये संवाद जो है ये किसका है? तो ये मोहिनी का है। विकल्प डी जो है उत्तर 9वें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आपको इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए आई ए रिचर्ड्स, बी टी एस एलियट, सी मैथ्यू अर्नाल्ड और डी रेमंड विलियम। तो आपको 10वें सवाल का उत्तर बताना है कि ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आई ए रिचर्ड्स हैं। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि अरे यायावर रहेगा याद में मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है कि अरे यायावर रहेगा याद, इसमें मांजुली द्वीप का जिक्र किया गया है। आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी हिमाचल। तो 11 का उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा? तो इसका उत्तर सही विकल्प बी हो जाएगा, असम में मांजुली द्वीप है। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद है। तो आपको ये बताना है कि प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग जिस छंद में रचा गया है उसका नाम क्या है? चूंकि एक ही छंद में रचा गया है तो उसका नाम बताना है। ए कह रहा है, ए कह रहा है कि शार्दुल विकृतित छंद, बी कह रहा है दुत विलंबित छंद छंद और सी कह रहा है मंदाक्रांता छंद और डी कह रहा है कि बसंत तिल का छंद। तो आपको बताना है कि प्रिय प्रवास का जो प्रथम सर्ग है वो एक छंद में रचा गया है, उस छंद का नाम क्या है? तो उस छंद का नाम जो है उद्धृत विलंबित छंद है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? सवाल 13 का उत्तर आपको देना है कि भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? ए मुक्तिबोध, बी रघुवीर सहाय, सी राजेश डोची और डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपको ये बताना है कि किस कवि ने जो गंभीरता से विचार किया। तो इसका उत्तर जो है वो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। मुक्तिबोध ने गंभीरता से इस पर विचार किया था। इन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था नई दिशा। उस पत्रिका में 1955 में एक लेख लिखा था मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू, और उसमें जो है इन्होंने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया था। सवाल नंबर 14 14 में कह रहा है कि अली हजरत यह चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? ए महमूद, बी मोहसिन, सी नूरे और डी सम्मी। तो आपको बताना है कि ईदगाह कहानी में यह कथन जो है या इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो संवाद है वो किसका है? तो यह जो संवाद है वो मोहसिन का संवाद है। प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है ईदगाह। इसका प्रकाशन 1933 में चांद पत्रिका में हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आंसू फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी राम कुमार वर्मा। तो 15 में आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? ए बावन की डीह का, बी शहीद स्मारक का, सी भारत माता का थान का और डी चथरिया पीर का। तो आपको ये बताना है कि बावन दास की मृत्यु के बाद उस स्थल को ग्रामीणों ने कौन सा रूप दिया? तो वो चथरिया पीर का रूप दिया। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? ए हिलती हुई सील, बी फिसलने लायक, सी प्रकाश युक्त और डी सुनहरी। तो आपको बताना कि कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, तो इसमें सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो भाई, सिलहली शब्द का अर्थ होता है फिसलने लायक, इसमें अर्थ उसका है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में अगर सूफी प्रमाख्यान नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो सूफी नहीं है? ए श्याम सगाई, बी इंद्रावती, सी यूसुफ जुलेखा और डी हंस जवाहिर। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना इसमें सूफी आ, प्रमाख्यान नहीं है? तो वो श्याम सगाई नहीं है। विकल्प ए जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। यह नंददास की रचना है। 19 में कह रहे कि आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? ए कन्हैया का बालपन, बी बलदेव जी का मेला, सी आदमीनामा और डी शहर आशूब। तो आपको बताना है कि आगरा बाजार नाटक का जो आरंभ है वो किस नज्म से होता है? तो वो जो है शहर आशूब नज्म से होता है। विकल्प डी उत्तर इसका 19 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? कोसी का घटवार कहानी के संदर्भ में कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में काला चरेऊ का क्या अर्थ है? ए सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी और डी कंगन। तो 20 का उत्तर आपको देना है। आपको ये बताना है कि कोसी का घटवार किसकी कहानी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ काला चरेऊ का अर्थ जो है वो सुहाग चिन्ह है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो 21 में आपको ये बताना है कि देश की बात ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 21 में आपको बताना है कि देश की बात निबंध जो है वो किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से वो व्यक्ति कौन सा है जो जिसने आलोचना पत्रिका की का संपादकीय जो है कार्य नहीं किया है? ये आपको बताना है। ए अरुण कमल, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी नामवर सिंह और डी कमला प्रसाद। तो आपको ये बताना है कि आलोचना पत्रिका का संपादक इनमें से कौन नहीं रहा है? सवाल नंबर 22। तो कमला प्रसाद नहीं रहे हैं, बाकी सभी लोग जो है इन्होंने आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य किया है। 23 में कह रहा है कि लख कर अनर्थ हार्दिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? ए निराला, बी राम, सी मनु और डी प्रोडवा। तो इसमें बताना है कि मैं का अर्थ क्या है। तो चूंकि ये पंक्ति निराला की है और इसमें मैं का अर्थ जो है वो स्वयं निराला है, तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहे हैं कि भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नति का मूल किसे माना है? सवाल नंबर 24 का उत्तर आपको देना है कि इसमें जो है भारतेंदु जी ने शब उन्नति का मूल किसे माना है? चूंकि यह निबंध 1884 में बलिया के ददरी मेले में यह जो है वो निबंध एक व्याख्यान के रूप में भारतेंदु जी ने व्याख्यान दिया था, उसके रूप में लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है उन्होंने शब उन्नति का मूल किसे माना है? ए धर्म, बी संस्कृति, सी भाषा और डी कृषि। तो 24 का उत्तर जो हो जाएगा वो आपका धर्म हो जाएगा। उन्होंने शब्द उन्नति में धर्म को मूल माना है। 25 में कह रहा है कि सूअरदान के लेखक कौन है? आपको बताना है कि सूअरदान ये रचना किसकी है? ए मनोज सोनकर, बी रूप नारायण सोनकर, सी तुलसीराम और डी जयप्रकाश करदम। तो आपको बताना है कि सूअरदान जो है वो रचना किसकी है? तो ये रचना रूप नारायण सोनकर की है। विकल्प बी जो है उत्तर प्रदेश का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 में कह रहे हैं कि अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है?
आपको ये बताना है कि अन्न है मेरे शब्द ये कृति किसकी है? ए. स्वप्निल श्रीवास्तव, बी. रविंद्र श्रीवास्तव, सी. आलोक श्रीवास्तव और डी. एकांत श्रीवास्तव। तो आपको बताना है कि अन्न है मेरे शब्द यह जो है कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एकांत श्रीवास्तव की है। उनका एक काव्य संग्रह है। तो विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, एकांत श्रीवास्तव। 27 में कह रहा है कि अनारो किसका उपन्यास है? आपको ये बताना है कि अनारो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए. ममता कालिया, बी. चित्रा मुदगल, सी. मंजुल भगत और डी. राजी शेठ। 27 का उत्तर आपको देना है। तो ये रचना किसकी है? तो ये मंजुल भगत की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं 28। 28 में कह रहा है कि ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि ब्योमकेश दरवेश जो है वो किस विधा की रचना है? ए. आत्मकथा, बी. संस्मरण, सी. जीवनी और डी. डायरी। तो आपको बताना है कि ब्योमकेश दरवेश जो है उसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जो है वो जीवनी विधा है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? आपको 29 में बताना है कि सुचरिता का संबंध जो है वो किस उपन्यास से है? ए. शेखर एक जीवनी, बी. बाण भट्ट की आत्मकथा, सी. पहला गिरमिटिया और डी. राग दरबारी। तो आपको बताना है कि सुचरिता का संबंध जो है वो किस उपन्यास से है? तो इसका संबंध बाण भट्ट की आत्मकथा से है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सवाल नंबर 30 में देखते हैं, कह रहा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीत काल में अप्रतिम है, ये कथन किसका है? देव के संबंध में ये कथन किसका है आपको बताना है। ए. नगेंद्र, बी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी. बच्चन सिंह और डी. रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन जो है वो देव के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 30वें का। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।